हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है थर्ड। एक्ट है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। कोड है हमारा 3005 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। क्वेश्चन हमारा 1 है, ये जो हमारा एक्ट है इसे शॉर्ट में बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। और इसका जो पूरा नाम है वो ये है विधिक आचार, अभिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंच बार संबंध। ये इसका हिंदी का पूरा नाम है। और इंग्लिश का इसका पूरा नाम है लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स बेंच एंड बार रिलेशंस। ठीक है, ये इसका हिंदी हिंदी और इंग्लिश के दो नाम थे। ठीक है, इसको मैं आपके सामने लिख देता हूं। हालांकि आपके पास बुक होंगी, यूनिक होंगी, वहां से भी देख सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है तो वो पूरा नाम यहां से याद कर लेना। हिंदी में इसका नाम है विधिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंचवार संबंध। इंग्लिश में है लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स बेंच बार रिलेशन। देखो, हालांकि हमारा जो ये एक्ट है इसमें अलग से क्वेश्चन सेट होते हैं, उसको मैं सारे क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। लेकिन मैंने पिछले 10 साल के पेपरों में मैंने देखा था कि 2 बार इस पेपर का पूरा नाम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो वो 5 नंबर में क्वेश्चन आए थे और उन्होंने पूछा था प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो आपको क्या है, इसको अच्छे से याद कर लेना और जब आपसे एग्जामिनर पूछे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको लिख देना। ठीक है, ये तो थी हमारी बेसिक नॉलेज। जो हमारा क्वेश्चन है वे है हमारा विधि व्यवसाय। व्यवसाय, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चलने से पहले थोड़ा सा मैं आज आपको बेसिक कराऊंगा और बेसिक को थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कहीं आपको लॉयर लिखा मिलता है, कहीं आपको एडवोकेट, कहीं आपको बैरिस्टर, कहीं आपको अधिवक्ता लिखा मिलता है। ठीक है, आपको विभिन्न विभिन्न नाम जो है, और कहीं आपको वकील लिखा मिलता है। ठीक है, तो इनके भी अलग अलग मतलब होते हैं। ये नहीं है कि सब एक ही हैं, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। उनको अच्छे से हम समझते हैं। पहले क्या होता है, जो हमारे इंपोर्टेंट हैं पहले उसको ले लेते हैं, लॉयर, और उसके बाद हम एडवोकेट और बैरिस्टर। ठीक है, इनको ले लेते हैं। जो लॉयर होता है यानी लायर, जिसे हम लॉयर भी बोल देते हैं, लायर होता है वैसे तो। लायर का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है LLB की, और वो अभी क्या है, कार्यरत है अपनी शिक्षा में, तब उसे लॉयर बोला जाता है। चाहे आप BA LLB कर रहे हो या आप LLB के स्टूडेंट हो, चाहे आप 5 साल के हो या आप 3 साल के हो, जब तक आप डिग्री प्राप्त कर रहे हो और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब तक आप एक लायर हो। ठीक है, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप एडवोकेट कहलाते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने पर। होने पर, ठीक है, एडवोकेट को ही वकील बोल दिया जाता है। ठीक है, एडवोकेट वकील एक ही बात है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने पर आप एडवोकेट या वकील कहलाओगे। सही है। जो बैरिस्टर होता है ये विदेशी नाम है। ठीक है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश से अगर शिक्षा प्राप्त करके आता है लॉ की, तो उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। या कोई बाहर का जो वकील होता है अन्य देश का, उसे बैरिस्टर
बोला जाता है विदेशी व्यक्ति को। ठीक है, जो वकील होता है उसे बैरिस्टर बोलते हैं। ठीक है। अधिवक्ता हालांकि प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए ही कॉमन होता है अधिवक्ता, लेकिन जो अधिवक्ता जो शब्द होता है ये ज्यादातर सरकारी एडवोकेट के लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है, ज्यादातर ये कहां लिखा मिलेगा? सरकारी अधिवक्ता। ठीक है। हालांकि अधिवक्ता हम प्राइवेट को भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर रूप में जो अधिवक्ता कहा जाता है वो सरकारी को कहा जाता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात एक और, मेरे खुद के ही चैनल पे कुछ स्टूडेंट हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने क्या है अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BA LLB हो या LLB हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं उनकी कंप्लीट हो गई है, बैक आई हुई है, और अभी या उनकी कंप्लीट हो गई है, बैक भी नहीं है, और उनका क्या है रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो अपने आप को एडवोकेट लिखते हैं आगे। तो ये क्या है, कानूनी क्या है, अपराध है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगर आप भौकाल मचाने के लिए, अपना दबाव बनाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए आप नकली का वकील बनाकर अपने टैग जो होता है इस प्रकार से आप अपनी गाड़ियों पे छपवा लेते हो, या अपने नाम के आगे टैग बनवा लेते हो, तो ये क्या है, कानूनी अपराध है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये थी एक हमारी बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा पहला, तो मैं चाहता हूं कि आपके जो लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो थोड़ा बेसिक ज्ञान है, वो आपको दे दिया जाए। अमेरिका में जो हम वकील होते हैं उनको लायर कहा जाता है। जो प्रॉपर रूप में बन जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? जैसे हमारे यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं? एडवोकेट, वकील या अधिवक्ता बोलते हैं। अमेरिका में लायर बोला जाता है। अन्य जो विदेशी अन्य राष्ट्र हैं, जो विदेश है, वहां पर वकील को बैरिस्टर बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। वकील को अमेरिका में लॉयर बोला जाता है, अन्य देशों में बैरिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है हमारा एक बेसिक ज्ञान। क्या है? बेसिक ज्ञान। ये दर्शाता है, दिखाता है हमारी नैतिकता को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे ईमानदारी को, हमारी शिक्षा को, और हमारे माहौल को। भाई हमारा जैसा माहौल होगा हम ऐसे ही बर्ताव करेंगे। ठीक है, और भी अन्य चीजें हैं। तो ये जो हमारा जो पेपर है, जो हमारा एक्ट है, ये हमारे आचरण से, नैतिकता से, व्यवहार से, ईमानदारी, शिक्षा और माहौल से जुड़ा हुआ है। और ये चीज हमें एक साथ प्राप्त नहीं होती है, ये हमें धीरे धीरे हमारे परिवार से, हमारे पड़ोस से, हमारे माहौल से ये चीज हमें मिलती है। ठीक है, हमारे टीचर्स से, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये हमें प्राप्त होती है फिर अनुभव से। ये नहीं है कि ये जो एक्ट है हमारा किसी ने लिखा और सारी चीजें हमने रटी और ये सारे हमारे अंदर प्रवेश कर गई चीजें। हम किसी को पढ़ तो सकते हैं, किसी की अच्छाइयों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं कागज पे, लेकिन उनको ढालना अपने ऊपर या उसमें ढल जाना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जो हमें कहां से मिलती है? हमारे नैतिकता से, हमारा जो खुद का आचरण होता है, हमारा व्यवहार कैसा है, इन सब से हमें मिलती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक एक्ट बनाया है, प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें कहा गया है कि जब आप वकील बन जाओ, जब आप कोर्ट में जाओ, तो आपका जो व्यवहार है, सबसे पहले तो अपने जो कोर्ट होता है, कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं,
प्लस जो हमारे क्लाइंट जो होते हैं, जो पीड़ित पक्ष होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति है, उनसे हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उनसे किस प्रकार बात करनी चाहिए, हमें अपनी नैतिकता और हमें अपनी ईमानदारी का, अपनी शिक्षा का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें सब सिखाता है। ठीक है, ये कोई अलग ऐसा टॉपिक नहीं है कि हमें रट के जाना है, ये हमारे आचरण को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं थोड़ा सा विधि व्यवसाय हो है क्या। देखो पहले जमाने में क्या होता था, देखो 2 पॉइंट मैंने समझाए हैं, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। दूसरा पॉइंट समझाया है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, कोई रटने वाला नहीं है, ये एक हमारा आचरण, व्यवहार, ईमानदारी और शिक्षा को दिखाता है, जो हमारे जन्म के साथ, हमारे परिवार से, हमारे आस पड़ोस से, हमारे माहौल और हमारे अनुभव के आधार पर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इन्हीं चीजों को इस एक्ट में दिया गया है, समझाया गया है। ठीक है, अब समझते हैं पहले क्या होता था। जब कोई कोर्ट नहीं था, अदालत नहीं थी, कोई विधि नहीं थी जो लिखित तरीके की होती है, तो जब कैसे राज चलता था, राजा महाराजा द्वारा राज चलता था। राजा अपने साम्राज्य को चलाते थे और उनके दरबार को ही कोर्ट कहा जाता था। पहले भी कोई लिखित कानून तो था नहीं, ना कोई ऐसे न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे, ना ही कोई कोर्ट कचहरी थी, तो राजा के द्वारा ही विधि का क्या होता था, पालन किया जाता था। भाई राजा ने क्या बनाई, विधि बनाई, उसका ही पालन कौन करती है, जनता। यानी कहा जाएगा कि राजा जो विधि बनाता है उसका पालन करना। ठीक है, लेकिन समय बदला, धीरे धीरे प्रकृति ने अपना रंग दिखाया और फिर समय समय पर विभिन्न विभिन्न परिवर्तन होते रहे। जैसे जैसे समाज तरक्की करता रहा, ऐसे ऐसे विधि ने भी क्या करी, तरक्की की। ठीक है, समय का बदलना और विधि का बदलना एक आम बात है। किसी ने एक डायलॉग बोला है कि या तो खुद चेंज हो जाओ, नहीं तो अगर वक्त चेंज करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने बोला है समय के साथ साथ विधि चेंज हुई, अगर विधि चेंज नहीं होती तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। जैसे जैसे समाज बदला उसी प्रकार से विधि में क्या होता रहा, बदलाव होता रहा। अब बात करते हैं ये जो पहले क्या किसके लिए इस्तेमाल होता था, जनता के लिए, जनता के न्याय के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन धीरे 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 समय बदला, विधि में बदलाव हुए, समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होने लगी, न्याय करने वाले भी नियुक्त हुए, कोर्ट भी नियुक्त हुए, न्यायाधीश भी नियुक्त हुए, अधिवक्ता भी बने, किताबें छपी, लिखित संविधान भी बने। लेकिन जैसे समय बदला, ये जो न्याय का कार्य था जो पहले राजा फ्री में करते थे, इस न्याय का कार्य क्या हो गया, पैसे में देना। ठीक है, चाहे आप सरकारी न्याय लो, सरकारी वकील के द्वारा या प्राइवेट के द्वारा, अब ये क्या बन गया है, एक व्यवसाय, यानी एक व्यापार। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया है, एक व्यापार बन गया है, उसी के बारे में हम सब समझेंगे। ठीक है, जो बेसिक ज्ञान था मैंने आपको काफी समझा दिया है, अब चलते हैं हम आगे समझेंगे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, देखो मैंने जो बेस था आपको समझाने की कोशिश की है, अब जो हम आगे को पढ़ाई करेंगे आपके समझ में आती रहेंगी चीजें। ठीक है, और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में इस पेपर में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक हिस्ट्री की तरह है, कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, ज्यादा लोड और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, विधि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और महत्व बताइए, विधि तथा आज साधारण व्यवसाय में क्या अंतर है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। विधि व्यवसाय का अर्थ, सबसे पहले विधि व्यवसाय का हम अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, विधि व्यवसाय एक महान और आदर्श व्यवसाय है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के विवादों और वादों को वर्तमान विधि, यानी जो वर्तमान हमारे कानून चल रहा है, जो हमारे लॉ है, विधि है, विधि, प्रथा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निपटाया जाता है।
देखो, इसमें एक्सप्लेन करने वाली जैसी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल शब्दों में है, अच्छे से शब्दों में लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे। अगर कहीं पे मुझे लगेगा तो वहां मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। विधि व्यवसाय करने वाले वकीलों को वकील, प्लीडर तथा विधि सलाहकार आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधि व्यवसाय का जन्म ब्रिटेन में हुआ, यानी लंदन में इसका जन्म हुआ, जहां कुछ धनी व्यक्तियों ने इस व्यवसाय को समाज सेवा की भावना से आरंभ किया था। सबसे पहले विधि व्यवसाय यानी जो वकील का जो कार्य हुआ था, न्यायाधीश का जो कार्य था, सबसे पहले किसी केस को सुलझाने का जो कार्य हुआ था, सबसे पहले लंदन में हुआ था। और लंदन में इस कार्य को फ्री में करा जाता था, जिससे कि जो आम जनता है उसको न्याय प्राप्त हो और उसके अधिकारों का कोई हनन ना करे। तो वो वहां पे कैसे करते थे, फ्री में सब काम करते थे। फिर इन्हीं के उत्तराधिकारियों को बैरिस्टर कहा गया। ठीक है, जो इनके उत्तराधिकारी, जब इनके बच्चे हुए, पुत्र हुए या पुत्री हुई, उन्हीं को क्या कहा जाने लगा, बैरिस्टर। यानी कि हो सकता है जो पहले न्याय कर रहे थे उनके बच्चे हों, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बदल गई हो, वो कोई भी पीढ़ी हो, तो उनको क्या कहा जाने लगा, बैरिस्टर, जो न्याय करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य जन सेवा था, यानी जन सेवा, यानी समाज की सेवा करना था, कोई पैसे वैसे का लालच नहीं था। भारत में विधि न्याय प्रशासन शासकों के समय से चला आ रहा था। देखो, जो हमारे भारत में भी विधि व्यवसाय था, सॉरी विधि थी, व्यवसाय नहीं। भारत में विधि न्याय प्रशासन शासकों के समय चला आ रहा था। देखो, कोई भी देश हो, छोटा हो बड़ा हो, सब देशों में, सभी साम्राज्यों में, राज्यों में अपने अनुसार विधि बनाई जाती थी और उस विधि के द्वारा ही समाज और जनता को चलाया जाता था, अपने देश को, राज्य को चलाया जाता था। उसी प्रकार से भारत में भी पहले राजा, शासकों या सम्राटों के द्वारा, बादशाहों के द्वारा देश को चलाया जा रहा था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, राजाओं का राज्य होता था और वो अपने दरबार के द्वारा न्याय किया करते थे। ठीक है, लेकिन विधि व्यवसायियों का उसमें कोई स्थान न था। अंग्रेजों के भारत आने से यह आंगल विधि का श्री गणेश हुआ। मतलब देखो, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में वकील क्या होता है इस प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही कोई कोर्ट कचहरी थे। सब जो फैसले होते थे राजा, बादशाह, सम्राट, इनके द्वारा राजा के दरबार में ही सब फैसले हुआ करते थे। ऐसी कोई विधि न्यायाधीश नियुक्त नहीं थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और आंगल विधि लगी भारत में, तब से इसका न्याय का, कोर्ट का, वकीलों का श्री गणेश हुआ। ठीक है, विधि एक व्यवसाय होने के पश्चात भी मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानव समाज की सेवा यानी न्याय दिलाना है। देखो, विधि क्या है, एक व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जनता है, जो परेशान है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको न्याय दिलाना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यह है। आगे चलते हैं। विधि व्यवसाय की प्रकृति और महत्व। यह ऐसा व्यवसाय है जिसमें विधि व्यवसायी को मानवीय संबंधों तथा कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करते हुए न्याय हेतु प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य पीड़ित पक्षों को न्यायालय द्वारा न्याय दिलाना है, जिससे पीड़ित व्यक्तियों के संवैधानिक व मानवीय अधिकारों की रक्षा हो सके और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। देखो, सबसे पहले क्या है, जब किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंची हो, किसी की संपत्ति या कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसे न्याय दिलाने के लिए पहले कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। कोर्ट जो होते थे राजा के दरबारी होते थे, दरबार में जाकर ये समस्याओं का सॉल्यूशन होता था। लेकिन वर्तमान समय में आज वो सभी सुविधाएं हैं, जिसमें कोई आम व्यक्ति भी, गरीब अमीर, सबको न्याय मिलता है। और वहां पर उनके जो अधिकारों का हनन होता है, वो चाहे आपके धन संबंधी हो, आपके मान हानि संबंधी हो,
आपके लड़ाई संबंधी कोई हो, आपके अधिकारों का हनन कोई होता है या आपके संग कोई मारपीट करता है, उन सभी का निवारण कोर्ट करता है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको न्याय दिलाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभय प्रकाश सहाय बनाम उच्च न्यायालय पटना। देखो, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब हम अपना एग्जाम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो वहां पे हेडिंग्स, डेफिनेशंस, ब्लैक एंड ब्लू पेन और हमारे केसेस का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो हमें केस भी ऐड करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू का इस्तेमाल भी करना है पेन का। तो हमने यहाँ पे एक केस ऐड किया है। इसमें कहा गया कि वकालत का पेशा आरंभ से ही उच्च स्तरीय बौद्धिक एवं नैतिक व्यवसाय माना जाता है। मतलब जो विधि का जो पेशा है, जो विधि व्यवसाय है, जो वकीलों का जो कार्य है, एक बहुत ही उच्च स्तरीय, मतलब सम्मान का और एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य माना जाता है। ठीक है, समाज में इसका उच्च स्थान है। न कि यह पक्षों की सहायता करता है, साथ ही न्यायालयों की भी सहायता करता है। देखो, जो पक्ष होते हैं, एक वादी होता है, प्रतिवादी होता है। किसी भी केस को लाने के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। ये जो है हेल्प करते तो हैं। देखो, कोई क्लाइंट होता है, वादी या प्रतिवादी, उनकी सहायता के साथ साथ ये जो न्यायालय होते हैं, न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके अंदर जो केसेस जाते हैं, उनको भी क्या करते हैं, न्यायाधीशों को मदद दिलाते हैं। ठीक है, जो पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी, उनके जो पक्षों को वकील द्वारा रखा जाता है, जो प्राइवेट या सरकारी वकील होते हैं, उससे क्या होता है, न्याय करने में थोड़ा आसान हो जाता है। उनके पास जो सभी तथ्य होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, जिससे कि न्यायालयों की भी क्या होती है, न्याय करने में सहायता हो जाती है। ठीक है, वकीलों के द्वारा। विधि व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उन्हें देखते हैं। नंबर 1, यह एक ज्ञानपूर्ण व्यवसाय है। दूसरा, यह स्वतंत्र व्यवसाय है जिसमें सेवा भावना प्रमुख है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो वकील हैं सभी पैसे लेते हैं। कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो फ्री में व्यवसाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। या ऐसे भी वकील हैं, केस तो लड़ते ही लड़ते हैं, साथ में उन्हें उनकी हेल्प भी करते हैं। कुछ ऐसे भी मेरे नजर में वकील हैं, आपके पास भी, आपकी नजर में भी ऐसे वकील होंगे। ये नहीं है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना। उनका मेन उद्देश्य होता है क्लाइंट को न्याय दिलाना और साथ ही उसकी सहायता भी करना। फ्री में भी लड़ लेते हैं केस वो। या ऐसा भी होता है, कोई गरीब है और कम पैसे दे रहा है, तो वहां भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है जिसमें सेवा भावना प्रमुख है। वो ये नहीं देखते कि सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है, उन्हें अपना आचरण और अपना व्यवहार दिखाते हुए वो फ्री में भी केस लड़ लेते हैं, कम पैसे पे भी केस लड़ लेते हैं, और कभी कभार तो क्लाइंट की हेल्प भी करते हैं और अन्य तरीके से। ठीक है, तीसरा, यह व्यवसाय दलालों की नियुक्ति, विज्ञापन करना और व्यवसायिक नीति इत्यादियों के खिलाफ है। मतलब ये दलालों के, विज्ञापन के और व्यवसायिक नीतियों के खिलाफ है। 4th पॉइंट देखेंगे, इसमें बार और बेंच में मधुर संबंध होना चाहिए। बार एवं बेंच यानी वकील और जो न्यायाधीश यानी कोर्ट के जो कार्य होते हैं, उसमें आपस में बहुत अच्छा क्या हो, तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। इसमें दलालों की नियुक्ति पूरी तरह से वर्जित है, इसमें दलालों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। 6, वकीलों को न्याय दिलाने हेतु कठिन मेहनत करनी चाहिए। देखो, यहां पर लिखा हुआ है जो वकील हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अपने क्लाइंट को, वादी या प्रतिवादी को, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा जो वकील होते हैं दिन रात एक कर देते हैं। अपने क्लाइंट को, अपने वादी या प्रतिवादी को न्याय दिलाने के लिए वो जी जान कर देते हैं। उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को न्याय दिलाऊं और केस को जीतूं। ठीक है, वकील के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। देखो, एक वकील दूसरे वकील के खिलाफ जब केस लड़ता है, तो ये यहाँ पे बोला है कि आपस में एक वकील को दूसरे वकील से ईर्ष्या, लड़ाई की भावना
या दुश्मनी जैसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। देखो वो अपना पक्ष रख रहा है एक वकील, दूसरा वकील अपना पक्ष रख रहा है। आप अपने दस्तावेज पेश करो, अपने मत पेश करो, लेकिन वहां पे ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी 8 नंबर के पॉइंट है, किसी भी वकील को विपक्षी वकील से साठ गांठ नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपके पास वादी का केस है, दूसरे के पास प्रतिवादी का केस है, तो किसी को भी एक दूसरे के वकील के पास जाकर मिलना नहीं चाहिए कि मैं आपका केस कमजोर करा दूंगा, या मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, या पैसे वैसे आपस में बांट लेंगे दोनों वकील, इनको क्या है हरा दो या जिता दो एक पक्ष को। मतलब 60 गांठ मतलब 420 ही नहीं करनी चाहिए आपस में। दोनों को क्या करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। आगे है पॉइंट, यदि किसी वकील को किसी केस से जीत या हार मिलने पर न्यायाधीश के प्रति घृणा या ऋणी भाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी केस में आप हार गए हो तो न्यायाधीश के प्रति आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि इसने मुझे हरा दिया है, या किसी वकील के प्रति आपकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि इसने मुझे हरा दिया है और न्यायाधीश ने मेरे फेवर में केस नहीं दिया है, उससे आप क्या जलने लगो, ईर्ष्या करने लगो। या आपके फेवर में केस कर दिया है किसी न्यायाधीश ने, तो आप उसके ऋणी मत हो जाओ कि भाई ये तो बहुत अच्छे जज साहब हैं, भाई इनका तो बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इन्होंने तो मुझे जिता दिया और मेरे जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया, मुझे न्याय दिला दिया। नहीं, वो कुर्सी पर बैठे ही इसलिए हैं कि हमें वो न्याय दें, तो हम उन्हें उनका ऋणी नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए लेकिन ऋणी नहीं होना चाहिए। वकीलों को समय समय पर सभाओं और अन्य मुख्य संभाषण में जाना और भाषण देना होता है, जहां अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। देखो वकीलों को समय समय पर कहीं जाना भी होता है, भाषण भी देने होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, डींग नहीं हाँकनी चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आगे है पॉइंट, प्रत्येक वकील को संपूर्ण ईमानदारी का सहारा लेना चाहिए। देखो जब हम वकालत के पेशे में जाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखो एक मैं आपको बात बता देता हूं, हम एक केस में, दो केस में, तीन केस में हम लालच दिखा सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, हमें लगेगा कि हमने सामने वाले को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया, लेकिन वो हमारी छवि को बिगाड़ देगा। ठीक है, और एक बार जब छवि बिगड़ जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो विधि व्यवसाय कैसा है, बिना लालच का। चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए जमने में, चाहे आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जितनी ईमानदारी से आप कोर्ट के अंदर काम करोगे या आप न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो जाओगे, तब आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपके सभी व्यक्ति प्रशंसा करेंगे और आपका जो काम है बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे कि हमें एक दो दिन या एक दो साल का वकील नहीं बनना है, हमें अपने प्रोफेशनल यानी अपनी लाइफ इस वकालत में ही देनी है। तो हमें क्या करना है, ईमानदारी से काम करना है। स्टार्टिंग में चाहे हम पे कम केस आए, समस्याओं का सामना करना पड़े, उतार चढ़ाव लाए, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेईमानी नहीं, गुस्सा नहीं, ईर्ष्या भावना नहीं। अगर कोई दो बात हमसे कह भी रहा है कोर्ट के अंदर, कोर्ट का ही कोई व्यक्ति या हमारा कोई वकील मित्र है, तो उसे प्यार से निपटाओ और उसे इग्नोर करने की कोशिश करो, वहां झगड़ो नहीं। अगर एक बार आपकी प्रकृति झगड़ालू टाइप की दिख गई, ठीक है, आप तो सोचोगे मैं दबंग बन के दिखाऊं, मैं इसे झगड़ूं, इसे डराऊं, दिखा दोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग होंगे वो आपके मुंह पे तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी एक बार छवि डाउन होने के बाद आपके पास जो केसों की जो संख्या है, आपका जो आचरण है, व्यवहार है, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ईमानदारी से काम करना है, ईर्ष्या नहीं दिखानी है। किसी से कोई कुछ कह रहा है थोड़ा इग्नोर करो, ये नहीं है कि मेरे पास अब पावर है, मेरे पास ब्लैक कोट है तो मैं इसे जेल करा दूं, इसे अच्छा सा मजा चखा दूं, नहीं, थोड़ा हमें नव के भी चलना है। हाँ, जहां हमें लगे कि हमारे अपनी कलम की ताकत दिखाने का समय है तो वहां अपनी पावर दिखाओ, अन्यथा किसी गरीब पर, मजबूर व्यक्ति पर
रोड में बीच में बाइक चला कर दिखाते हुए कि हम वकील हैं, हमारे अंदर पावर है, देखो अब हम बीच रोड से हटेंगे नहीं। तो इस प्रकार का देखो, शिक्षित होने के साथ साथ हमें अशिक्षा का परिचय नहीं देना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है, हर समय अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं, आप एक दिन खुद चमकोगे अगर ईमानदारी से और अच्छे मन से काम करोगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। विधि व्यवसाय, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मेरे जो दिल की भावना है, जो मेरी बातें हैं अंदर, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा होगा मैंने आपसे बिल्कुल बातें नहीं की है। मेरा जो उद्देश्य है ये है कि आपके आचरण को, आपके व्यवहार को थोड़ा मांझा जाए, आपको थोड़ा समझाया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। विधि व्यवसाय और सामान्य व्यवसाय में निम्नलिखित अंतर हैं। सामान्य व्यवसाय जो हमारे रोज आप मार्केट में जो जितने भी व्यवसाय देखते हो वो सब सामान्य व्यवसाय हैं, और ये जो विधि व्यवसाय हमारा कानूनी व्यवसाय यानी जो वकालत का पेशा है, ठीक है। इसमें अंतर देखते हैं, विधि व्यवसाय और सामान्य व्यवसाय। नंबर 1, इसमें वकील, न्यायिक अधिकारी, वादकारी या न्यायिक कर्मचारी होते हैं। वकील होता है, न्यायाधीश होता है, वादी और प्रतिवादी होते हैं, और जो कोर्ट के अंदर न्यायिक कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, ठीक है। इसमें अब सामान्य व्यवसाय में कौन कौन से पक्ष होते हैं उनको देखते हैं। इसमें क्रेता होता है, विक्रेता होता है यानी खरीदने और बेचने वाला होता है, सामान को बनाने वाला निर्माता होता है, बेचने वाला जो बड़े स्तर पर होता है उसे व्यापारी भी कहते हैं, उत्पादक और अभिकर्ता इत्यादि होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इस व्यवसाय में विज्ञापन मनाही है। देखो विधि व्यवसाय में विज्ञापन आप नहीं कर सकते हो। इस व्यवसाय में यानी सामान्य व्यवसाय जो होता है, इस व्यवसाय में विज्ञापन पर मनाही नहीं। आप खूब विज्ञापन करो, आपने देखा भी होगा, ऑटो, आपकी स्कूल कॉलेज की दीवारें, रोड, चारों तरफ टीवी पर ऐड दुनिया भर के, यूट्यूब पर ऐड दुनिया भर के, ये सब क्या है, एक विज्ञापन है, ठीक है। अपना प्रचार करा रहे हैं सभी लोग। तो व्यवसाय जो अन्य है उसमें करा सकते हो, लेकिन कानूनी व्यवसाय में आप विज्ञापन नहीं करा सकते हो। इसमें धन कमाने की जगह जन सेवा मुख्य होती है। देखो जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये जो विधि व्यवसाय है जन सेवा को प्रमुख देखता है। ये नहीं है कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, नहीं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है कि इन जो हमारा वादी या प्रतिवादी, जो हमारा क्लाइंट है, जो पीड़ित पक्ष है, उसे न्याय कैसे दिलाया जाए। सबसे मेन बात ये होती है उसकी जन सेवा, यानी जन सेवा ही तो हो गई, हम किसी को न्याय दिला रहे हैं, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसे कैसे न्याय दिलाएं, यानी जन सेवा होता है प्रमुख उद्देश्य। पैसा बाद में आता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ही धन कमाना होता है। किसका? जो अन्य व्यवसाय हैं जैसे कि हम देखते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य पैसा ही कमाना है। और वकील का और न्यायाधीश का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना। सबसे पहले न्याय को देखेंगे, उसके बाद पैसे की बात होगी। 4th नंबर का पॉइंट, यह व्यवसाय विश्वास और गोपनीयता से पूर्ण होता है। देखो जब हम वकालत के पेशे पर बैठते हैं तो सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो क्यों आ रहा है? तो भाई उसे हमारे ऊपर विश्वास है। अगर हम उसके विश्वास को तोड़ें तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? तो सबसे पहले तो एक विश्वास होता है, दूसरा गोपनीयता। कहते हैं डॉक्टर, वकील और माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप जिंदगी भर क्या रहोगे? परेशान रहोगे। तो उसी प्रकार वकील को जब हम अपनी सारी समस्याएं बताते हैं तो क्या है, वकील हमारी जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बताने लायक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं नहीं बताई जाती, फिर भी हम वकील से शेयर करते हैं, और वकील उसको क्या है, छुपा कर रखता है। कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं, कुछ कागजात ऐसे होते हैं जिन्हें वकील छुपा कर रखता है। इसमें ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मतलब ना तो विश्वास वाली बात हो सकती है व्यापार में, और ना ही कोई गोपनीयता हो सकती है, ठीक है। विश्वास की तो बात ही ना करो। अगर किसी के पैसे का लेन देन है तो बहुत जल्दी विश्वास टूट जाते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं वकालत में, इसमें वकीलों की सहायता वर्जित है।
जैसे दलाल, खुफिया आदमी। मतलब यहाँ पर जो दलाल प्रकार के जो कार्य होते हैं वो नहीं चलते हैं, जो बीच में दलाली करते हैं या खुफिया काम करते हैं, 420 का काम इधर से उधर करना होता है, वो नहीं चलता है। इसमें दलाल होना अत्यंत आवश्यक है, यानी बीच का जो व्यक्ति होता है वो बहुत जरूरी है इस प्रकार के व्यवसाय में, जो सामान्य व्यवसाय होते हैं। इसमें विधि की शिक्षा जरूरी होती है। देखो, विधि पेशे के लिए एक शिक्षा होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ हमारे पास विधि की डिग्री होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमने शिक्षा कर ली और बहुत उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे पास एलएलबी की या बीएलएलबी की डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब भी हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विधि की शिक्षा जरूरी है, यानी वकालत की पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसमें शिक्षा ज्यादा महत्व नहीं रखती है, कुछ व्यवसाय को छोड़कर। देखो, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां पर पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां पर अंगूठा टेक व्यक्ति भी अपना व्यापार कर लेता है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल ही अनपढ़ हो, अंगूठा टेक हो, तब भी आप अच्छा व्यापार कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आप सभी भाइयों को, बहनों को, मित्रों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज YouTube पर हमारी YouTube फैमिली 20,000 की हो गई है, 20,000 प्लस की आपकी YouTube फैमिली हो गई है। तो उसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके प्यार और आशीर्वाद और आपकी लगन ने ही मुझे यहां पर पहुंचाया है। मेरे प्रत्येक यूट्यूबर ने बहुत मेहनत की है, मेरी वीडियो को शेयर किया है, मेरा विज्ञापन किया है, आप सबने मुझे दूर दूर तक पहुंचाया है, उसके लिए धन्यवाद। और 20,000 तक मैं पहुंचा हूं आपके प्यार और आशीर्वाद से ही। इस प्यार और आशीर्वाद को इसी प्रकार बनाए रहो, मुझे और ऊपर लेके जाओ, यानी कि अपने YouTube चैनल को और ऊपर लेके जाओ। ठीक है, उसके लिए फिर दोबारा से आपको दिल से धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई त्रुटि या कोई अपशब्द मेरे मुख से निकला हो तो उसके लिए सॉरी। आपने मुझे अच्छे सुना, वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।